मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में से चौथा चैप्टर ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री पढ़ाऊँगा, जिसमें मुख्य टॉपिक आज का टॉपिक है ब्रिटिश मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्राउन के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं के संस्था को कह सकते हैं या कहा जाता है जिनको लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल की जननी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते हैं। इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद की उत्पत्ति हुई है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रिवी काउंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसकी समस्त वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई। आज उसे शासन तंत्र में सम्मान किंतु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त है। प्रिवी परिषद का सतत अस्तित्व अंग्रेजों की इस मनोवृत्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है कि वे अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं। वे अपने अतीत से चिपके रहना चाहते हैं। प्रिवी परिषद का विकास। प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। उसका बड़ा महत्व था। कालांतर में जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया, तब उसकी 2 शाखाएं हो गई। प्रशासनिक कार्य करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलाई। प्रिवी परिषद का गठन। प्रिवी परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, वह बदलती रहती है। आजकल उसमें लगभग 320 सदस्य हैं। प्रिवी परिषद में निम्न श्रेणियों के व्यक्ति सदस्य होते हैं। नंबर 1, वर्तमान मंत्रिपरिषद के सदस्य। नंबर 2, समस्त पूर्व मंत्रिपरिषदों के सदस्य। नंबर 3, लंदन का बिशप। नंबर 4, कैंटरबरी तथा यॉर्क के आर्क बिशप। 5, उच्च न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 6, प्रसिद्ध पीयर। 7, कॉमन सभा का अध्यक्ष। 8, लॉर्ड सभा के विधि सदस्य। 9, उपनिवेशों के कतिपय विख्यात राजनीतिज्ञ। 10, इंग्लैंड के विदेशों में स्थित राजदूत। 11, उपनिवेशों के प्रधानमंत्री। 12, कुछ उच्च पदाधिकारी आदि। इनके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है। पदावधि। प्रिवी काउंसिल की सदस्यता एक बार मिलने पर जीवन पर्यंत चलती है। इसके सदस्यों को महामाननीय राइट ऑनरेबल कहकर संबोधित किया जाता है। अधिवेशन। प्रिवी परिषद के अधिवेशन निम्न अवसरों पर ही होते हैं। नंबर 1, नए सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर, और दूसरा अन्य विशेष समारोह के अवसर पर। इन अवसरों को छोड़ पूरी परिषद कभी नहीं बुलाई जाती। साधारणतया 4 या 5 सदस्य ही प्रिवी काउंसिल का पूरा काम चलाते हैं। अधिवेशन के लिए केवल 3 सदस्यों की गणपूर्ति जरूरी है। प्रिवी काउंसिल के कार्यों।
को संपन्न करने के लिए अधिकतर केवल मंत्रिपरिषद के सदस्य ही उपस्थित होते हैं। प्रिवी परिषद की बैठकें राजमहल में होती हैं। पहले इनमें राजा की उपस्थिति जरूरी होती थी, अब ऐसा नहीं है। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, जो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रिवी परिषद के कार्य, इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलाना। नंबर 2, काउंटियों के शरीफों नामक अधिकारियों की नियुक्ति करना। नंबर 3, जुर्माना तथा सजाओं को माफ़ करना। नंबर 4, आज्ञप्तियों और अध्यादेश जारी करना। 5, अनुज्ञप्तियाँ प्रदान करना। प्रिवी परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य परिषद आदेशों को जारी करना है, जिनका संबंध निम्नलिखित बातों से होता है। नंबर 1, संसद को आमंत्रित करना, उसे स्थगित करना अथवा विघटित करने के आदेश जारी करना। नंबर 2, स्थायी सिविल सेवा संबंधी आदेश देना। 3, उपनिवेश संबंधी आदेश निकालना। 4, युद्ध संबंधी आदेश जारी करना। 5, नगर पालिका, नगर निगमों तथा अन्य निकायों को आज्ञा पत्र प्रदान करना। यहाँ यह स्मरणीय है कि वास्तव में इन आदेशों से संबंधित निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, किंतु ये प्रिवी परिषद के नाम से जारी किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही प्रिवी परिषद के सदस्य की हैसियत से उपरोक्त समस्त कार्य करते हैं। प्रिवी परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण काम है न्याय करना। यह कार्य प्रिवी परिषद की न्याय समिति द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसमें लॉर्ड चांसलर, 6 अन्य लॉर्ड, उपनिवेशों के कुछ न्यायाधीश और परिषद के वे सब सदस्य होते हैं जो न्याय विभाग में उच्च पदों पर रह चुके हैं। यह समिति सन 1833 में स्थापित की गई। पहले यह ब्रिटिश सम्राट के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी। उपनिवेशों की अंतिम अपील इसी समिति में होती थी, परंतु उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने के कारण अब इन देशों के विवाद इस परिषद के समक्ष नहीं आते। फिर भी यह ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायपालिका है। यह धार्मिक न्यायालयों और नाविक न्यायालयों से अपीलें सुनती है। प्रिवी काउंसिल की समितियाँ। प्रिवी काउंसिल के कार्य उसकी अनेक समितियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति न्याय समिति है। व्यापार मंडल, शिक्षा मंडल आदि आरंभ में प्रिवी परिषद की ही समितियां थीं। प्रिवी परिषद विमर्शात्मक निकाय नहीं है। वर्तमान समय में प्रिवी परिषद एक विमर्शात्मक निकाय नहीं है। उसकी शक्तियां मंत्रिपरिषद में चली गई हैं। ओग तथा जिंक के शब्दों में वो बोलते हैं कि अब प्रिवी परिषद एक विमर्शात्मक अथवा परामर्शदायी निकाय नहीं है। उसके प्रारंभिक दिनों के विमर्शात्मक कृत्य अधिकांशतः मंत्री परिषद में हस्तांतरित हो गए हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रिवी परिषद के प्रशासकीय तथा परामर्शदायी कार्य उससे छीन लिए गए हैं, परंतु उसकी न्याय समिति लंबे समय तक लाभदायक और महत्वपूर्ण कार्य करती रही है। मंत्रिमंडल का विकास। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीज प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। विटनेस मोड से मैग्नम काउंसिल तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। कालांतर में क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ है। मैग्नम काउंसिल से संसद का उद्भव हुआ है।
कबाल का उदय। प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभ्युदय हुआ। बृहद आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य न रह गई थी। अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी समिति काउंसलरों की परामर्शदात्री समिति को समय बदलने के साथ कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। सदस्यों की इस अनौपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई। क्योंकि इसमें 5 सदस्य थे। CABAL कबाल अक्षरों से प्रारंभ होते थे। कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। संसद के प्रति उत्तरदायी। तो चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्ट्रैफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया है। इसी प्रकार चार्ल्स सेकंड के काल में संसद ने टैनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। एक दलीय मंत्रिमंडल। विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों व्हिग और टोरी से मंत्री नियुक्त करता था, लेकिन इससे उत्पन्न असुविधा कारण उसने सन 1693 से 96 में अपनी परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए। सन 1696 ईस्वी में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया था तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकंड अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए एक अध्यक्ष चुनना पड़ा और वालपोल नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। यद्यपि वालपोल बार बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया है। उसी ने 10 डाउन स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया और वालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने के कारण उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिमंडल का महत्व। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा होता है। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियाँ निहित हैं, उन सब का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। यही कारण है कि लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है। रैमजे म्योर कहते हैं कि वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है, जिसका चालक प्रधानमंत्री है। मैरियट ने तो उसे संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र माना और कहा कि वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन घूमती है। बैजहोट कहते हैं कि वह एक संयोजन समिति है, वह जोड़ने वाला समास चिन्ह है और अथवा राज्य के व्यवस्थापन विभाग और कार्यपालिका विभाग को जोड़ने वाला बक्सुआ है। मुनरो के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। ग्लैडस्टोन लिखते हैं, मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं।
और यह एक ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है।